आप देख रहे हैं जी न्यूज और जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं जन संवाद। जी हां, जन संवाद ये वो अभियान है जिसमें कोरोना के बाद से हमने लगातार ठाना है कि किसी भी तरीके की कोई संशय, कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग पर कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करे और उन सब सवालों का जवाब जो कि आप जानना चाहते हैं वो जवाब लेकर के वो व्यक्ति आए, वो जवाब लेकर के वो नुमाइंदे आए जो कि सीधे तौर पर जो है आप लोगों को ये बिलीव करवा सके कि हां सरकारें काम कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। इस वक्त तमाम सवाल इस वक्त हमारे साथ आ रहे थे क्योंकि हमने लगातार टीज किया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और यकीन माने मनीष सिसोदिया जी, लगातार लोग दिल्ली लगातार हमसे पूछ रही है कि ये सवाल हमने पूछना है। मैं शुरुआत करता हूं, जो लगातार सवाल आए हैं उनमें से सबसे पहला सवाल तो ये है सर कि इस वक्त दिल्ली का आंकलन क्या है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने 5T प्लान भी एक लॉन्च किया था, आज दिल्ली क्या कहती है, कोरोना को लेकर के दिल्ली कहां खड़ी है सर? दिल्ली कोरोना को लेकर यहां खड़ी है कि 576 मामले अभी दिल्ली में हैं। जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनमें से 20-30 लोग ऐसे हैं जो अभी निकल चुके हैं हॉस्पिटल से ठीक होके, लेकिन 9 लोगों की डेथ हुई है और 21 लोग निकल चुके हैं, लेकिन 576 मामले अभी हॉस्पिटल में हैं हमारे पास में जहां कोरोना के पॉजिटिव हैं। उसके अलावा बहुत जगहों पर आशंका है, जहां जहां आशंका है कि यहां पर कोरोना से कोई ग्रसित कोई पेशेंट रहा है 2 दिन 4 दिन और उसके बाद हॉस्पिटल आया है, तो हमने ऐसे सभी इलाकों को सील करना, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ में क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है। पूरी की पूरी कॉलोनीज, पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स, कई जगह ऑलमोस्ट सुपर लॉकडाउन कह सकते हो या उसको सील की स्थिति में कह सकते हो, उसमें ले आए गए हैं ताकि वहां किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। जरा भी रिस्क नहीं ले रहे हैं हम। सर, अभी कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि 15 जिलों को चिन्हित किया गया जिसमें कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर उन जगहों को सील कर दिया जाएगा पूरी तरह से। जिले ने उन हॉटस्पॉट्स को जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स कहे जा रहे हैं, क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है? बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं क्या दिल्ली में भी कुछ जगहों को चिन्हित किया जाएगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर जहां भी रहेगा? जहां भी ऐसी जगह हैं जहां से कोरोना के पेशेंट्स निकल रहे हैं, उन गलियों को, जैसा मैंने अभी बोला, उन कॉलोनियों को या उन अपार्टमेंट्स को पूरी तरह से विद इन दैट प्रेमाइस कंटेन करने की पूरी मुहिम हम चला रहे हैं। और दिल्ली में आज की तारीख में पूरे देश की तरह लॉकडाउन तो है ही, लेकिन जहां जहां भी पेशेंट निकल रहे हैं वहां वहां उनको उसी एरिया में सीज करना, उसमें कंटेन रखने की पूरी मुहिम प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से चलाई जा रही है। आपने पूछा लॉकडाउन कब तक रहेगा, आज इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है लॉकडाउन को अभी और आगे चलने की जरूरत है। लेकिन 7 दिन बाद क्या हाल होगा, ये तो 7 दिन के बाद ही मैं आपको कह पाऊंगा कुछ। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि कोरोना से 3 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। दिल्ली अब भी सेफ हैंड्स में है और लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं। 5T प्लान उन्होंने कहा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क। सर, ये 5T जो है किस तरीके से आप लोग लागू करेंगे, जिसमें टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट भी, वो दिल्ली वालों को थोड़ा समझाएंगे आप? देखिए, जिस इलाके में भी ज्यादा केस निकलते हैं, जैसे शुरुआत में दिलशाद गार्डन में कुछ केसेस निकले, उसके साथ साथ में जो मरकज वाला केस हुआ निजामुद्दीन में, वहां से तो एक साथ 2300 लोग निकाले गए जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना मिल रहा है। तो इनको हम हॉटस्पॉट मानते हैं और इन इलाकों में बहुत एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जा रहे हैं। यहाँ एक एक आदमी, जो लोग मार्केट में बैठते हैं, जो लोग ठेली चलाते हैं, जो लोग आसपास के घरों में रहते हैं, किसी भी तरह का संपर्क जो आसपास के इलाकों से रखते हैं, ये संभावना है कि जो 2300 लोग मस्जिद में थे उनमें से जिन लोगों को कोरोना है, वो कुछ लोग बाहर आए हों, उनसे संपर्क किया हो, उनसे कोई खरीदारी की हो, खाना खाया हो, कुछ मुलाकात हुई हो। तो ऐसे में मास लेवल पे टेस्टिंग कराना, ये हम शुरू कर रहे हैं। फ्राइडे से हमारी किट्स काम करना, हमारी टीम्स काम करना शुरू कर देंगी। किट्स हमारे पास आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि एक साथ 1 लाख लोगों का टेस्ट करा के हॉटस्पॉट्स पे ये देखना कि इसका ग्रेविटी कितना है। अगर वो ठीक निकला, वहां किसी को नहीं निकला, तो हम मानेंगे कि ठीक है, वो इन्फ्लुएंस था, वो एक बिल्डिंग तक ही सीमित था। और अगर वो आगे निकला, कम्युनिटी में भी निकला, तो फिर खतरा है और हो सकता है कम्युनिटी स्प्रेड उससे बढ़ाए। सर, बहुत से दिल्ली वाले आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। कुछ एक ट्विटर के सवाल तो मैं लगातार पढ़ ही रहा हूं जो मैं आपसे ले रहा हूं। एक वीडियो सवाल आया, बहुत छोटा सा सवाल है, मैं लेता हूं, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। सर, जैसे आज यूपी के 15 जिले सील कर दिए गए हैं,
क्या ऐसा कोई कदम दिल्ली में भी उठाया जा रहा है? ये बहुत से लोगों का सवाल है सर, हालांकि आपने इसका जवाब दिया। जैसे मैंने बताया कि यूपी में भी जो जिले सील किए गए हैं उसमें, क्योंकि अभी एकदम पहले जो खबरें चली कि पूरे जिले, पूरे शहर के शहर सील कर दिए गए हैं, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, दोनों ने, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने अभी उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक्चुअली पूरा का पूरा शहर कर्फ्यूग्रस्त सील नहीं किया गया है। लॉकडाउन पूरे देश की तरह वहां भी लागू होगा, लेकिन कुछ इलाके जहां से हॉटस्पॉट हैं, जिन इलाकों से पेशेंट्स निकले हैं ज्यादा, उन इलाकों को सील किया जा रहा है। वो कार्रवाई दिल्ली में भी की ही जा रही है। जैसा मैं बताया, कई सारे अपार्टमेंट्स हैं जो सील किए गए हैं, कई सारी गलियां हैं जो सील कर दी गई हैं, वहां के लोगों का बाहर आना जाना मना कर दिया गया है। ये यहां पहले से कार्रवाई की जा रही है। सर 576 केसेस हैं, आपने जैसे खुद ही ये बताया, और जिसमें से 30% के करीब मैं लगाऊंगा, अगर ओवरऑल से भी लगाऊं तो वो तबलीग के आए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और जिस रफ्तार से आपकी तैयारी थी, और हर कोई कह रहा था कि जैसे दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री और एजेंसी लगातार तैयारी कर रहे हैं, तबलीग ने एक झटका दिया सर? बिल्कुल, वो बेहतर मैनेज हो सकता था अगर जो तबलीग के लोग हैं उन्होंने सरकार की बात, सरकार की द्वारा दिए गए आदेश मान लिए होते और उसी वक्त उन सभाओं को विसर्जित कर दिया गया होता। लेकिन उन्होंने वो ना करके इतने सारे लोग इकट्ठे रहे, तो उसमें बहुत स्प्रेड हुआ। हो सकता है उस वक्त कुछ कम लोग होते, उन्हीं की जांच होती, 2, 4, 6, 10 लोग निकलते, या जो विदेश से लोग आए हुए थे वही होते। लेकिन वो इतने बड़ी, आज 333 केस, 576 में से 333 केस एक ही सेंटर में बैठे हुए उन लोगों के हैं, तो निश्चित रूप से इसने गड़बड़ तो की है। एक चीज और सर, कल मेंशन की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज भी हमने देखा कि आपके हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे थे और बाकी चीजें भी, कि 30,000 एक्टिव पेशेंट्स का आपके पास प्लान है। अगर 30,000 एक्टिव पेशेंट्स भी होते हैं तब भी आपके पास प्लान है, भले इसमें प्राइवेट होटल्स भी क्यों ना हो, बैंक्वेट भी क्यों ना हो, धर्मशाला भी हो और हॉस्पिटल्स भी हो। सर उस बारे में थोड़ा दिल्ली वालों को बताइएगा, क्योंकि वो जो इस कारण से लोग चिंतित हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म हुआ, हम अगर बाहर निकले, बाई चांस सिम्टम्स आते हैं, तो हम कहां जाएंगे, किन अथॉरिटीज को बताएंगे, क्या होगा? देखिए, आज की तारीख में जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, 50 केस आज भी तबलीगी जमात के और कई सारे पेशेंट्स जो हमारे पास में हैं उनके भी टेस्ट आएंगे। अगर वो तबलीगी जमात के लोगों तक ही ज्यादा संख्या सीमित रहती है तो हमें मानना पड़ेगा, और बाकी एरिया से रिपोर्ट नहीं आती हैं तो मानना पड़ेगा कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अगर कम्युनिटी के बीच से कहीं कहीं से रिपोर्ट्स आती हैं और ये नहीं पता चलता है कि वो जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ उसको कहां से मिला, उसको किसके टच संपर्क में आने से मिला, तब वो कम्युनिटी स्प्रेड होगा। कम्युनिटी स्प्रेड सबसे खतरनाक स्थिति है जो दुनिया के कई देशों में हुई है। लॉकडाउन का हम सब लोगों का जितनी सारी एक्सरसाइज की जा रही है, इसका पर्पस यही है कि ये कम्युनिटी में स्प्रेड होने से बचाया जा सके। अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो समाज को भी चिंता करने की जरूरत पड़ेगी और सरकार को भी। और सरकार एडवांस में चिंता करते हुए यहां तैयारी कर रही है कि ईश्वर ना करे अगर ऐसी स्थिति होती है तो उस वक्त हमारे सारे रिसोर्सेज को स्ट्रेच करके हम कितने बेड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमारी कैलकुलेशन है कि लगभग 30,000 बेड्स का अरेंजमेंट तो आज हम कर सकते हैं। अगर हमें अगले 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर में जरूरत पड़े तो किए जा सकते हैं, जो ईश्वर ना करे ऐसी जरूरत पड़े। ये तो सर मेडिकली इमरजेंसी की बात रही, ठीक है। प्लान बी हमेशा जो है कंटिजेंसी प्लान के ऊपर सरकार काम करती है और आप वेल हेड उसके ऊपर, जैसा आपने कहा कि कोरोना का आना है तो 3 कदम आगे चलना, उस पर प्लान कर रहे हैं। जो बाकी और सोशल प्लान है जिसमें एसेंशियल सर्विसेज आती हैं, राशन क्या घर तक पहुंचाया जाएगा, अगर कोई सील या हॉटस्पॉट्स की बातें आती हैं, उनके ऊपर भी सर कुछ वर्क चल रहा है? जिन इलाकों में सील किया जा रहा है वहां इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है। जहां अपार्टमेंट सील किए गए हैं वहां अलग अलग वेंडर्स को अंदर लगाया गया है कि उस इलाके के लोग फिर बाहर नहीं निकलेंगे, वो बाकी जगह से खरीदारी नहीं करेंगे, वहीं उनको सप्लाई दी जाएगी। वहां एसेंशियल सर्विसेज उनको वहां प्रोवाइड की जाएंगी। जिन गलियों में लोग निकले हैं वहां भी ये किया जा रहा है। तो ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं जरा भी कोई सिम्टम है तो आप हॉस्पिटल में संपर्क करें। अगर आप गलती से भी पिछले 15-20 दिन में, लॉकडाउन से पहले के पिछले 1 महीने में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कहीं विदेश से आया था, जो जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों से जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां से कहीं से अमेरिका से आया था, तो आपको अभी छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी खतरा है और आप जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। यही कम्युनिटी स्प्रेड होगा। अगर कल कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो आज इसको छिपा रहे हैं।
दो सवाल, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी हैं सर। ये अतुल सोलंकी हैं, ट्विटर के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से, कि स्कूल फीस के बारे में क्या क्लैरिटी है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीसेस जो हैं देनी है नहीं देनी, क्या वो मांग सकते हैं, या फिर अगर हम देने की स्थिति में नहीं है हम सरकार की किस एजेंसी को कह सकते हैं कि अभी हमसे ना ली जाए, ऐसा कुछ क्लैरिटी? देखिए, एक तरफ सरकार ने सभी को कहा है कि तनख्वाहें दी जाएंगी। वो आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, तो आपकी तनख्वाह भले ही आप घर पे बैठे हैं आपको दी जा रही है, और प्राइवेट कंपनियों को भी कहा गया है कि सबको तनख्वाहें दी जाएं। वैसे में जो टीचर्स प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह तो उनकी भी दी जानी है। अगर आज फीस नहीं देंगे तो प्राइवेट स्कूल्स का सवाल है। हमने प्राइवेट स्कूलों से बात की थी, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने लगातार प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट्स की बहुत स्क्रूटनी की है, और उसमें किसी भी तरह के पैसे को जो उन्होंने बचा के रखा गया था उसमें फीस नहीं बढ़ाने की परमिशन दी उनको, और पहले उसको खर्च कराया। तो आज सरकार के पास भी रिकॉर्ड में है कि प्राइवेट स्कूल्स के पास में कहां पैसा है और कहां नहीं है। हमने बात की थी प्राइवेट स्कूल से, उनका एक वाजिब सा सवाल था, जिसको मैं समझता हूं वाजिब है, कि अगर सरकार हम फीस को लेने का निर्णय टाल देते हैं तो फिर हमको 2 महीने प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को फीस की सैलरी नहीं देने की स्थिति रहेगी। वो शायद हम सब लोगों को स्वीकार नहीं होगा कि दिल्ली के लाखों प्राइवेट स्कूल के टीचर्स उनको तनख्वाहें ना मिले। ऐसे में कोई क्या रास्ता निकल सकता है, सरकार भी उसको एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि जो जिन राज्यों में या जिन जिलों में रेफरेंस मेरे पास भी आता है, ट्विटर पे बहुत लोग संपर्क करते हैं, ये ऑर्डर्स किए गए हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि आपको अगले बार फीस ये वाली भी देनी पड़ेगी। माफ नहीं की गई है किसी की फीस, आगे देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बहुत तुरंत तेजी से कुछ और सवाल लेता हूं। मुझे मालूम है कि आप व्यस्त हैं और लगातार अपने इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के आपकी काफी बैठकें चल रही हैं। एक सवाल मैं लेता हूं, ये पूछना चाहते हैं विनीत हांडा, ये कह रहे हैं कि पीपल हु आर स्टक इन दिल्ली, जो कि बाहर से हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि हम बाहर से हैं, लेकिन उससे पहले ये शशि है जो कि वीडियो से एक सवाल सर आपसे पूछना चाहती है महिला। शशि जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो कुछ इलाकों में दिल्ली में भी सीलिंग हो सकती है क्या, और ये जो लॉकडाउन है ये मई जून तक भी जा सकता है क्या? अगर आपके इलाके में कोरोना के पेशेंट्स हैं, कहीं से कोई कोरोना का पेशेंट निकला है जो छिपा हुआ था, तो निश्चित रूप से उस पूरे इलाके को, मतलब गली या वो अपार्टमेंट, उसको सरकार अपने कब्जे में लेके पूरा की तरह से बहुत स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन करके रखती है। इसी को सीलिंग कहा जाता है। कब तक जाएगा लॉकडाउन, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के और बाकी राज्यों के भी, और प्रधानमंत्री जी भी, सब जो भी 14 तारीख के बाद के लिए देश हित में, जनता के हित में निर्णय होगा वो लेंगे, और हम सब लोगों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। सर, उसी 5 टीम में एक टी आपका टीम वर्क है, और आप हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसे टीम वर्क में केंद्र सरकार का भी जिक्र करते हैं, आपके हर मंत्री भी जिक्र करते हैं कि हमने पीपी किट्स की बात की थी, वो भी 27,000 जो है केंद्र ने दी है, और हम हमेशा जो है कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, कोरोना तभी हारेगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपका अपना आंकलन क्या है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी पूछेंगे, क्योंकि एक राज्य के तौर पर आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आपका अपना आंकलन दिल्ली को लेकर के क्या कहता है सर? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए तो किस तरीके से, या फेज वाइज तरीके से बढ़ना चाहिए? देखिए, इसका आकलन कभी कोई कर नहीं पाया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आज 7 दिन पहले, क्योंकि दुनिया के जिस देश में भी स्पाइक हुआ है, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर यूं ग्राफ गया है इसका। तो आज हम कुछ भी कहेंगे वो बहुत गैस वर्क होगा, कोई भी राज्य कुछ कहेगा। लेकिन आज की तारीख में आप मुझसे पूछेंगे कि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में आंकड़े बढ़े हैं, लॉकडाउन आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए अगले 2-4 दिन, तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए। पर 14 के बाद चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो 14 तक की स्थिति के बाद, उस दौरान के आंकड़े को देख के, उस दौरान के स्प्रेड को देख के ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी कुछ कहना प्योर गैस वर्क होगा, और गैस वर्क से किसी का सवाल का आंसर नहीं मिल सकता। एक और लगातार ट्विटर पर सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कल जब आपने कहा था कि 50,000 टेस्ट और उसके बाद 1 लाख टेस्ट जो कि रैपिड टेस्ट के ऊपर, रैपिड किट्स के माध्यम से जो ऑर्डर किया गया है, साउथ कोरियन मॉडल, क्योंकि साउथ कोरियन मॉडल बहुत सफल है, उसने बिल्कुल कंटेन किया उस कोरोना को। सर, ये मॉडल दिल्ली में किस तरीके से लागू किया जाएगा, और ये क्या रैंडम टेस्टिंग होगी, किसी के भी घर जाकर के स्लाइवा या ऐसे टेस्टिंग की जाएगी? नहीं, जिन इलाकों में हॉटस्पॉट्स निकल रहे हैं या जिन इलाकों को सील करने की जरूरत पड़ रही है, जहां एक से ज्यादा या एक केस ऐसे निकल रहे हैं जो छिपे हुए निकल रहे हैं, वहां इस बात का खतरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो जो आदमी आज हमको पता चला कि कोरोना से पीड़ित था, वो 4 दिन से चुपचाप बैठा हुआ था और उस दौरान कुछ लोगों से मिला होगा, तो वहां ऐसे इलाकों में इसकी जरूरत पड़ेगी। यही हॉटस्पॉट होता है, और ऐसे ही हॉटस्पॉट्स पर ये इतने बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्टिंग की जाएगी, जो 1 लाख के करीब हम ऑर्डर कर रहे हैं।
और सर एक सवाल ये आ रहा है कि लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि कैन यू मेक श्योर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है या किसी भी स्थिति में हम तो लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं कि कैन यू मेक श्योर कि जो जरूरत की चीजें हैं भले वो राशन और बाकी चीजें जैसी मिल रही थी वैसी मिलती रहेंगी, इसमें किल्लत तो नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार ने पूरी कोशिश की है। इनफैक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने बाकायदा जो बड़े सप्लायर्स थे उनके साथ में मीटिंग्स कर करके इंश्योर किया है कि आप किसी भी तरह से सप्लाई चेन को नहीं रोकेंगे। हर वो फैक्ट्री, हर वो गोडाउन, हर वो रिटेल की शॉप जो एसेंशियल सामान से सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है उसको खुलवाया गया है बाकायदा। अगर कहीं कोई किसी कारणवश नहीं खोलना चाहता था उनको भी कह के खुलवाया गया है। और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि ये सारी चीजें एसेंशियल सप्लाई उसी तरह से जारी रहे, इसमें किसी तरह का कोई पैनिक ना मचे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ना मचाया जाए ये सबकी जिम्मेदारी है। सर एक ललिता जी हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहती, बहुत देर से इंतजार कर रही। ललिता जी पूछिए सर से। मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से कि जो 15 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म होना था वो आगे बढ़ेगा कि खत्म होगा, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। थैंक यू। खैर इसका जवाब आपने दिया, फिर भी सर। ललिता जी, हम सब मिलके यही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि 14 तारीख तक की स्थिति क्या होगी, उसके बाद ही इस बात का 14 तारीख तक ही इस बात का जवाब हम सबको मिल पाएगा। आज हम जो भी जवाब देंगे हो सकता है कल इससे स्थिति दूसरी हो, कल एक भी केस ना आए, अगले 7 दिन एक भी केस ना आए, स्थितियां दूसरी होंगी। अचानक स्पाइक बढ़ गया, इससे ज्यादा और हमें सोचना पड़ेगा कि इससे ज्यादा और क्या सख्ती करें ताकि चीजों को रोका जा सके। सर दिल्ली को लेकर के अभी किस तरीके का कंटेनमेंट प्लान है? यानी कि क्योंकि दिल्ली एक ऐसी स्थिति है, दिल्ली में एम्स भी है, दिल्ली में सफदरजंग भी है और दिल्ली में इलाज कराने के लिए बहुत बाहर से भी, अगर स्थिति बढ़ती है और दिल्ली को अगर बर्डन शेयर करना पड़ता है, अभी तो 30,000 एक्टिव पेशेंट्स की बात केजरीवाल साहब कर रहे थे, क्या उसके लिए भी दिल्ली तैयार है? क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है। देखिए, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कोरोना का इलाज क्या है। कोरोना का इलाज किसी हॉस्पिटल में भर्ती होके आप सोचें कि उसका इलाज, उसकी वैक्सीन या उसका ऑपरेशन हो जाएगा, वो तो होना नहीं है। कोरोना का इलाज, आपको जो भी बीमारी हुई है, आपको जुकाम हुआ है तो आपका इलाज जुकाम का है, आपको बुखार हुआ है तो आपका इलाज बुखार का है। करना सिर्फ इतना है कि वो फैले ना, करना सिर्फ इतना है कि वो आपके परिवार तक, परिवार से दूसरे लोगों तक फैले ना। उसका केवल और केवल एक तरीका है कि आप कंटेन करके रखें और क्वारंटाइन में रहें, सेल्फ क्वारंटाइन रहें या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में रहें, जिस राज्य में, जिस जिले में हैं वहां रहें। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में आके अच्छे से ठीक हो जाएंगे। आप केवल और केवल जो भी बीमारी हुई है उसका इलाज करा के वहीं ठीक हो पाएंगे। अगर आप बाहर आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे, यह और फैलेगा। मनीष जी, जाते जाते कि कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं दिल्ली वालों को, क्योंकि कम से कम दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमको सिर्फ और किसी चीज से डर नहीं लगता। मनीष जी, आप जो कहते हैं मान लेते हैं, केजरीवाल जो कहते हैं मान लेते हैं, हमको सिर्फ अफवाह से डर लगता है, तो उससे आप हमें कैसे बचाएंगे? आप जब तक कहेंगे हम घर तो रह लेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी आपको सूचनाएं मिल रही हैं, आपको भी पता है कि कहां से सूचनाएं ऑथेंटिक तरीके से मिलती हैं, कहां से सूचनाएं अफवाहों के रूप में फैलती हैं। जैसे अभी 2 जिलों के में ट्वीट्स पढ़ रहा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने उत्तर प्रदेश में, उनको क्लैरिफाई करना पड़ा ना, क्योंकि अफवाहें फैलाई गई अचानक कि सब बंद हो गया, सब ये हो गया, सब वो हो गया। तो उन्होंने फिर कहना पड़ा कि भाई लॉकडाउन हुआ है, अफवाहें ना करें, लॉकडाउन को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे कर रहे थे। कुछ इलाकों को सील किया जा रहा है। उसमें क्या हुआ कि अचानक पैनिक बाइंग होने लगी, लोगों को लगा बस अब गली से निकलना, अब गली से एसेंशियल सर्विसेज के निकलना भी बंद हो जाएगा। तो वो पैनिक ना फैलाएं किसी तरह का। इसको अब तो 10 दिन हो गए, 15 दिन हो जाएंगे। कोरोना के लॉकडाउन को समझें और जो सरकार ने कहा है, सरकार पे भरोसा करें। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन में रखा है, किसी योजना के तहत रखा है, उस योजना का हिस्सा बने, ना कि उसमें पैनिक फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली। और दिल्ली, जैसे आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पूरे भारत के साथ खड़ी है और पूरा भारत जो है इस वक्त टीम वर्क के साथ खड़ा है, जैसे कि आपने 5T का उल्लेख किया। और इस वक्त जैसा आपने कहा कि कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन आशंका यही है या फिर बात यही है कि जैसा प्रधानमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ डिसीजन लिया जाएगा और जो हित में होगा आम लोगों के, उसी पर ही पूरा फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष सिसोदिया। और इस वक्त हमारे साथ जो है 4 खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि जैसे मैंने आपको कहा कि जनसंवाद सबसे बड़ा संवाद है, ताकि लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं लेने की कोशिश करूंगा वीडियो सवाल और बाकी सवाल भी। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एमपी बीजेपी राज्यसभा। हमारे साथ नीतीश भारद्वाज हैं, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाया था। आज तो हालांकि हनुमान जयंती भी है और उनका और हनुमान का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमान आज बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए आज के दिन एक तरीके से संजीवनी की तरह भारत जो है विश्व में काम कर रहा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता है, डायरेक्टर जिम्स है, उनसे हम काम करेंगे।
करेंगे। और साथ ही साथ मल्हार पांड्या भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हनुमान का खुद किरदार निभाया था, और राघव चड्ढा भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले जीवीएल मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो सवाल जो आज देश भर से मुझे इस जनसंवाद के माध्यम से आते रहे, वो यही आते रहे कि सर, सबसे पहला सवाल, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? हालांकि प्रधानमंत्री ने, क्योंकि कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ऐसे संकेत दिए कि बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा या नहीं? देखिए सचिन जी, सबसे पहले हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपने भी इसका अपने न्यूज के दौरान भी उसका जिक्र किया था। और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस पर किसी प्रकार का अटकलें लगाना, और मैं समझता हूं ये बहुत ही अनावश्यक विषय है। देश में जो परिस्थितियां बनी हैं उसके आकलन सरकार लगातार कर रही है। केंद्र सरकार अनेक राज्य सरकारों से मिलकर बात कर रही है, स्थिति को हर दिन हर पल आंक रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उन सबके साथ बात किए थे। कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बात किए। आज कुछ राजनीतिक पार्लियामेंट्री हेड्स ऑफ वेरियस पार्टी से संवाद किए। तो ये सब जो है, इससे पूरे स्थिति को आकलन करके 12 या 13 तारीख को जो भी उचित फैसला होगा, जो राष्ट्रहित में होगा, जो कोरोना से जो आई संकट से निपटने के लिए जो उचित कार्यवाही होगी, उचित कदम होगा, वो लिया जाएगा। तो इसलिए इस पर केवल हम बहस करने से, स्पेकुलेट करने से केवल हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ती है, और कुछ नहीं। हम यही मानकर चले ये 14 तारीख तक अभी का लॉकडाउन है, आगे क्या होगा ये 13 तारीख को पता चलेगा, 13 या 14 सुबह। तो इसलिए हमें केवल इंतजार करना चाहिए। हम अच्छे नागरिक की तरह जो भी निबंधन है उसका पालन करना चाहिए, और सरकार का, केंद्र और राज्य सरकारों का फैसले का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो संदेश में ले लेता हूं इस वक्त, और उसके बाद मैं वापस अपने मेहमानों का रुख करता हूं। मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूं। मैं सीनियर सिटीजन हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या गौतम बुद्ध नगर इलाका सील होने जा रहा है? मेरी दवाइयां और बाकी के दिनों का राशन मुझे किस प्रकार मिलेगा? खैर, इसका जवाब जो है तमाम जितने नेतागण हैं वो दे रहे हैं। हालांकि इसका उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जवाब आया था। जीबीएल इसका जवाब देना चाहेंगे 30 सेकंड में कि अगर ऐसा होता है जहां पर पर्टिकुलर कुछ सील हो रहा है, वहां पर दवाइयां और एसेंशियल सर्विसेज कैसे मिलेंगी? अब देखिए सचिन, सरकार हर प्रकार की, अभी लॉकडाउन के समय में पूरे सप्लाई चेन को असेस करने का, हर प्रकार के पहले एसेंशियल सर्विसेज को कहा गया, उसके बाद जो आवश्यक चीजें हैं, खेती के संबंधित विषय हैं, उन सब का भी एग्जम्पशन कैटेगरी में डाला गया। और मेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसका सप्लाई चेन का अनडिस्टर्ब उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार का। तो इसलिए किसी को इस प्रकार का कोई टेंशन या स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। हर तरह के मेडिसिन, यदि लॉकडाउन कुछ एरियाज में एक्सटेंड होगा तब भी किसी न रेशन का कोई समस्या होगा। अभी 20 लाख मीट्रिक टन देश के कोने कोने में ट्रेन के रेक्स के द्वारा एफसीआई और केंद्र सरकार ने पहुंचाया है। तो इसलिए अगले 3 महीने तक किसी प्रकार की खामी, किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली है। न रेशन को लेकर चिंता है, न मेडिसिन को लेकर कोई चिंता है, न ही कोई किसी एसेंशियल सप्लाईज को लेकर। तो हम सबको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, मनोबल को बरकरार रखना है, ना ही किसी प्रकार का टेंशन पालना है, क्योंकि बुजुर्ग के लिए ये भी बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और नीतीश, मैं आपको इसमें लेकर के आना चाहूंगा। नीतीश भारद्वाज, वक्त जो है इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल का है, और वक्त मुश्किल का मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं जब देख रहा था महाभारत में कि श्री कृष्ण को भी जब जरूरत पड़ी थी कि सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था, उन्होंने भी अगर किसी की मदद ली थी तो वो हनुमान की मदद ली थी, संजीवनी की मदद ली थी, संकट मोचन की मदद ली थी, जिनका आज हम ये कहते हैं कि आज हनुमान जयंती है। आज उसी हनुमान जयंती के मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर हनुमान की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो भारत निभा रहा है। और हम तो कम से कम ये कह ही सकते हैं, ये उदाहरण पेश कर ही सकते हैं कि हां, पूरे विश्व के लिए हम इकट्ठे एक साथ खड़े हैं। नीतीश,
जी, सही कहा। और मुझे लगता है कि सारी सरकारें, केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे प्रवक्ता सरकार की ओर से जो बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता अभी अभी मैं सुन रहा था मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा आप पार्टी की ओर से, दिल्ली की ओर से, मुझे लगता है कि सारे ही राजनेता आज की तारीख में एक सुर में, एक स्वर में लोगों को सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम सब उनमें श्रद्धा रखें, एक ट्रस्ट करें इनमें कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। क्या हुआ है पिछले कई वर्षों में, जो सरकार कहती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये एक आदत सी पड़ गई है समाज के कुछ घटकों को और कुछ लोगों को। ये आज की परिस्थिति में, जहां ये आपातकाल की परिस्थिति है, ये युद्ध के बराबर की स्थिति है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रश्न चिन्ह लगाने लगेगा और अपनी बुद्धि से कोई भ्रामक कल्पनाएं फैलाने लगेगा, तो समाज में एक तरह से भ्रम फैलेगा, डर का वातावरण निर्माण होगा। फिर लोग जो है वो होर्डिंग करने लगेंगे, फिर एक ही घर में बहुत ज्यादा राशन होगा, कुछ लोग भूखे रह जाएंगे। तो ये जो सारी अव्यवस्था निर्माण होगी, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रत्येक सरकार की ओर से ये सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको श्रद्धा से और अनुशासन से इसका पालन करना होगा। देखिए, आपने हनुमान जी की बात कही, मैं कहता हूं हनुमान जी तो धनुष कोटि से लंका पवनसुत होने के नाते उड़कर जा सकते थे, लेकिन उनकी जो सारी वानर सेना थी वो तो उड़ के नहीं जा पाई। तो उन्होंने क्या किया? अनुशासन से एक सेतु बनाया। यदि वो अनुशासन उन सब में नहीं होता तो वो सेतु नहीं बनता और प्रभु रामचंद्र और पूरी सेना वहां तक, लंका तक पहुंच नहीं पाती। आज हमको कोरोना के पार जाने के लिए हमारे पूरे राष्ट्र को और अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए इस बड़े सेतु का निर्माण करना है। तभी लेना, जैसे कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे, वो भी कह रहे थे ना सेतु का निर्माण किया उन्होंने अपनी 5 टीमें, क्या रखा, टीम वर्क। तभी कहा था कि इस सेतु का निर्माण, क्योंकि भारत हमेशा से कहीं ना कहीं ये एक मिसाल पेश करता आया है कि ये सब मिलकर ही हो सकता है। आज वो अगर स्थिति ये बन रही है, लोग लगातार ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्या होगा अगर लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन आगे किस तरीके से होता है, सील बंद होते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या होता है। और खास से खास जो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता, उनसे हम जानेंगे। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम सच में स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं या फिर कहीं बीच में है। राघव, लगातार दिल्ली से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कि ये जानना चाह रहे हैं क्या दिल्ली में भी, क्योंकि यूपी में एक लॉकडाउन हुआ है तो कहीं दिल्ली में वैसा तो नहीं हो जाएगा। एक पैन इंडिया सवाल गौरव का मुंबई से है, वो पहले देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, इन केस अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या होगा लॉकडाउन का फॉर्मूला? राघव, कुछ वैसा ही सवाल है, ये देश के हर पार्ट से आ रहा है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो कैसे, क्या स्टेट वाइज हर स्टेट अलग से डील करेगा, दिल्ली उसको कैसे करेगा? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि आज के समय इस बात का आकलन करना कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आज से अगले 2-3 दिन दिल्ली में कोई भी केस ना आए, और हो सकता है भगवान ना करे कि ज्यादा केस आ जाएं। ये सारी चीजों का आकलन, विश्लेषण मुझे लगता है कि 12 तारीख 13 तारीख को करना ही उचित होगा। और जैसा कि सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, देश के हित में जो होगा, देश की रक्षा करने के लिए, देश के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इस बीमारी से परे रखने के लिए यदि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े या जो भी उचित कदम लेने पड़े, वो उचित कदम लेने चाहिए। और अन्य देशों से हम सीख पा रहे हैं। देखिए, भारत में ये बीमारी बहुत बाद में आई। अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, साउथ कोरिया में, चाइना में ये बीमारी काफी समय से बनी हुई थी। इसीलिए उन देशों ने क्या क्या गलतियां करी, उनसे हम सीख ले सकते हैं। इटली की बारी बारी बात होती है। इटली में लॉकडाउन, जब ये बीमारी पूरी तरीके से स्टेज 3 में आ गई थी, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले स्टेज पर आ गई थी, उस समय जाकर इटली ने लॉकडाउन की घोषणा करी। उस समय तक बहुत देरी हो चुकी थी। उस समय तक आपने लॉकडाउन किया या नहीं किया, उसका कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि बीमारी फैल चुकी थी। लॉकडाउन का फायदा तभी होता है जब वो बीमारी फैलने से पहले आप हर व्यवस्था को बंद कर दें, लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और वो वायरस अपने आप
मर जाए और जो बीमार लोग हैं उनका इलाज हो जाए। तो लॉकडाउन की टाइमिंग बेहद अहम है और मुझे लगता है उस अहम टाइमिंग को देखते हुए जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब आपस में मिलकर फैसला लेंगे वो उचित होगा। और देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है, मैं भी आपके चैनल पे लगातार कई सालों से आ रहा हूं, बहस कर रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल से, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उपराज्यपाल हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक टीम बनकर, टीम इंडिया बनकर इस मुसीबत से लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं और देश की जनता को इसमें पूरी भागीदारी से सरकारों का साथ देना होगा। हम दिल्ली तभी तो राघव, तभी तो हमने देखा दिल्ली समेत जो है पूरा देश जो है और तमाम राज्य भी हों, वो अगर मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से बात करते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री की ले रहे हैं, तो उसमें देश कम से कम बिलीव कर पा रहा है, उस कारण से उन नियमों का पालन भी कर पा रहा है। अगला एक वीडियो जो है सवाल मैं ले लेता हूं, जीवीएल स्वर्णलता ये सवाल है और उसके बाद फिर मैं जीवीएल इसका जवाब दीजिएगा। क्या हमारी सोसाइटी और हमारा सेक्टर पूरी तरह से सील हो जाएगा? इस सीलिंग का क्या मतलब है? जीवीएल इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि ये मैंने दिल्ली से भी पूछा, ये सवाल आ रहा था कि भाई कुछ इलाके जो कि हॉटस्पॉट है वहां पर सील हो जाएंगे, अब नोएडा में या फिर यूपी में भी इस तरह की बात आई है, तो इस सीलिंग का क्या मतलब होता है? सचिन मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जीवीएल, सवाल दोहराइए, मुझे आवाज नहीं आई। जो सील इलाके हॉटस्पॉट लेकर के सील किए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? लोगों में ये इस बात को लेकर के बहुत आशंका है। हॉटस्पॉट को लेकर के जो सील किए जाएंगे, फिर वो इलाके जो सील किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये लोगों को सुरक्षित करने के लिए, यह इसको लेकर किसी प्रकार की घबराहट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, आप अपने घर पर रहकर, यदि आपके एरिया में इसका ट्रांसमिशन ज्यादा है तो इसको यदि केंद्र सरकार के द्वारा इसको एक हॉटस्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है तो आपके इलाके में ज्यादा टेस्टिंग होगा और जिन जिनको सिम्टम है उनको त्वरित गति से उनका टेस्ट किया जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा 7 लाख किट दिया जा रहा है, जो ब्लड सैंपल टेस्टिंग के जरिए केवल 15 मिनट में इसका टेस्टिंग हो सकता है। तो इसलिए ये टेस्टिंग ज्यादातर ये उन इलाकों में होगा जहां पर ये हॉटस्पॉट जिनको डिक्लेयर किया जाएगा वहां ये टेस्टिंग ज्यादा होगा। इसको लेकर किसी प्रकार की घबराहट उस एरिया की रेसिडेंस में होने की जरूरत नहीं है। जो भी कदम लिए जा रहे हैं वो आपको सुरक्षित रखने के लिए है। ठीक है डॉक्टर राकेश गुप्ता, क्या ये स्टेज 2 है? पहले आप लॉकडाउन में रहते हैं, फिर लॉकडाउन के बाद फेज आउट अगर होता है लॉकडाउन, उसमें से कुछ हॉटस्पॉट कोरोना के चिन्हित किए जाते हैं जो कि आज किए गए अलग अलग राज्यों की तरफ से और यूपी में भी किए गए। उन लॉकडाउन में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो किस लिए हॉटस्पॉट्स हैं? यानी कि उनमें क्या अब रैंडम टेस्टिंग होगी, क्या होगा? देखिए, ये अभी भारत में स्टेज 3 नहीं है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो स्टेज 2 में अभी आए थे। अभी जहां जहां पे केसेस आए हैं वहां पे स्टेज 3 आने के चांसेस हैं। स्टेज 3 का मतलब होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड। अभी तक हमारे संस्थान में करीब जो 25 पेशेंट आए हैं उनमें ज्यादातर या तो विदेश से आए थे यहाँ पे या उनके क्लोज फैमिली मेंबर थे। वो स्टेज 2 होती है जिसमें कि वो लोकल स्प्रेड होता है। तो अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो ज्यादातर लोकल स्प्रेड वाले हैं, कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं है। लेकिन मैं सबको ये बता देना चाहता हूं कि अगर हम लोग जो सरकार के द्वारा नियमों का पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन का नहीं सेवन करेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड के होने के चांसेस हैं। एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि 25 जो हमारे पास मरीज आए थे, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। 25 में से आज की तारीख तक हमने 11 मरीजों को यहां से स्वस्थ हालत में घर भेज दिया है। बाकी मरीज भी अभी तक जितने भी हैं वो सारे स्टेबल हैं अभी। तो ये इसमें जो सबसे जरूरी है कि अगर किसी को भी कोरोना का कोई भी लक्षण आपको लगता है, किसी को खांसी है, बुखार है या किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें देरी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ नोएडा में कंट्रोल सेंटर है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करिए, आपके पास घर पे आएगी गाड़ी, एम्बुलेंस आपको लेके जाएगी हॉस्पिटल। और हमारा हॉस्पिटल भी 24 घंटे खुला है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
तो इसको जो भी सरकार के नियम है उनको आप पूरी तरह से पालन करें। जो 4 या 5 चीज हैं, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आप 100% बच सकते हैं। जी बिल्कुल। आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होना जरूरी है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने बताया है 6 फीट का कम से कम, कफ एटिकेट्स, आपका जो हाथ धोना है, आजकल जो नया आया है कि इसमें मास्क आपको हर आदमी को लगाना है, तो ये सब काम करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन स्टेज 3 जो आपने पूछा है वो अभी मैं नहीं कहूंगा कि हमें आया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही सी बात है। सबसे बड़ा संदेश ही है कि भले लॉकडाउन हो रहा है, भले यहां पर हॉटस्पॉट हो रहा है, भले चिन्हित हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके भले के लिए हो रहा है। मल्हार पांडे जैसे कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मेडिकल अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही हैं और हनुमान जी अपना काम करेंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली सबको यही एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। जो भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप लोग भी उनको फॉलो कीजिए। अगर सरकार हमें कुछ कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री हमें कुछ कह रहे हैं, तो उस चीज को आप ओबे कीजिए। बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं अगर हम मिलजुल के करेंगे तो ही हम इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। वरना ये एक साथ झूठ में अगर ये चीज हमने नहीं की तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं हर किसी से बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप बस विश्वास रखिए हमारी सरकार के ऊपर कि वो क्या कह रही है, आप गौर फरमाइए और जो भी हो रहा है वो सब हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और लोग इसको समझ भी रहे हैं और तभी सरकारें आगे आकर के ये कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरे तरीके से कम्युनिकेशन बनाया जाए। एक वीडियो सवाल लेते हैं अगला। बहुत तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में बढ़ रहा है। क्या सामुदायिक संपर्क संक्रमण भारत में शुरू हो चुका है? डॉक्टर राकेश गुप्ता, क्या कम्युनिटी वायरस शुरू हो चुका है? लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, बहुत से लोग ये पूछना चाह रहे हैं। 30 सेकेंड। मैंने पहले भी बताया है, अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो लोकल स्प्रेड वाले हैं, दैट इज स्टेज 2। लेकिन अगर आप ये पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, तब हो सकता है कि उस स्टेज आ जाए कि हम कम्युनिटी 3 स्प्रेड की तरफ या स्टेज 3 की तरफ बढ़ें। तो जहां जहां पे हॉट स्पॉट है वहां बहुत जरूरी है कि आप घर में रहें और जो भी हमने 4 चीजें बताई हैं उनका पालन करें। और अगर किसी को भी कोई भी लक्षण है तो उसको तुरंत आइसोलेट करें, डॉक्टर को बताएं, कंट्रोल रूम में बताएं, ताकि हम उसको तुरंत उसका इलाज कर सकें और वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मैं चाहता हूं राघव आप भी ये चीज इसी बहाने क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कल 5T प्लान पे कहा कि यह स्टेज 3 आ चुका है तभी ये 5T प्लान आ रहा है। तभी क्या 30,000 क्या पहले ट्रेसिंग और ट्रैकिंग नहीं हुई, इस कारण से जो 30,000 जो एक्टिव पेशेंट आते हैं उसकी तैयारी है। लेकिन मैं चाहता हूं आप भी ये साफ कर दीजिए कि दिल्ली वाले घबराए ना या फिर आम लोग घबराए ना, उस कारण से ये एक स्टेज, अगली स्टेज के लिए कंटेम करने की तैयारी है। देखिए, जो 5T प्लान लाया गया है जिसमें हम टेस्टिंग की बात करते हैं, ट्रेसिंग की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की, टीम वर्क की और ट्रैकिंग की, ये 5T प्लान जो है, ये 5T प्लान हर परिस्थिति के लिए प्लान है। यदि आज कोरोना का एक भी केस दिल्ली में नहीं आता है तो भी 5T प्लान लागू होगा, और यदि रोजाना 1000 केसेस नए आने लग जाते हैं तो भी 5T प्लान ही लागू होगा। ये 5T प्लान एक प्रकार से सुरक्षा चक्र है दिल्ली वालों की सेहत की रक्षा करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, उन्होंने खुद तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर, तमाम डॉक्टर्स के साथ बैठकर रिसर्च कर इस 5T प्लान, इस दिल्ली वालों के लिए सुरक्षा कवच की तैयारी करी है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली वालों को खास करके, मुझे और अन्य राज्यों का तो नहीं पता, दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है उसका मैं बता सकता हूं, किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हर परिस्थिति के लिए तैयारी कर रखी है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, पीपीपी हो, आईसीयू हो, अस्पताल हो, हर प्रकार की तैयारी, बीमारी की किसी भी स्तर की बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और दिल्ली वालों के लिए तो मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा सचिन जी, हर बार दिल्ली वालों ने सरकार का साथ देकर बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी मैं कहूं चुनौतियों को हराया है। जब हमारे सामने वायु प्रदूषण की चुनौती आई तो दिल्ली सरकार के आह्वान पे समस्त दिल्ली ने ऑड इवन का पालन किया। जब डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हमारे सामने आई तो अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर सारी दिल्ली ने एकजुट होकर डेंगू के खिलाफ
हर रविवार को जंग लड़ने का एक संकल्प लिया और उसका पालन किया। मुझे लगता है हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली की जनता खड़ी है। सरकार जो जो प्लान बना रही है, जनता उस प्लान को लागू करेगी। हमारा जो लॉकडाउन है दिल्ली में काफी हद तक सफल रहा है। हमें शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, एक चिंता भी थी कि कहीं लॉकडाउन का पालन ना हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने लॉकडाउन का भरपूर पालन किया है और आने वाले समय में भी हर चुनौती के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली सरकार ने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो व्यवस्था करी है उसके बारे में मैं 30 सेकेंड्स और लेते हुए आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि मेडिकल स्टाफ जो है, हमारे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके पास प्रोटेक्टिव गियर भी हो, मास्क, ग्लव्स और तमाम तरीके की कॉस्ट्यूम्स हो, और साथ ही साथ उनके 5 सितारा 4 सितारा अस्पताल में रहने की व्यवस्था भी कर दी है कि वो अच्छे से रहें, घर ना जाएं। घर जाएंगे तो संक्रमण फैलने का एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसी के साथ साथ हमने 1 लाख नई टेस्टिंग किट्स लेने की योजना बना ली है, जिसमें जगह जगह रैंडम सैंपलिंग पे दिल्ली सरकार आने वाले समय में जांच भी करेगी। इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है जांच। और अभी आप हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे सचिन जी, जैसे हमने देखा कि निजामुद्दीन के अंदर तबलीगी जमात का मरकज, वहां पे कई 100 लोग ऐसे निकले जो इस बीमारी से संक्रमित हुए। अब आज के समय में वो जो इलाका है वो एक प्रकार से हॉटस्पॉट बन गया है, एक हीट मैप बन गया है। वहां पर जो लोग हैं, हो सकता है वहां पे जो कुछ लोग संक्रमित पाए गए वो पास के चाय वाले से संपर्क में आए हो, कोई सब्जी बेचता हो या राशन की दुकान वाले से संपर्क में आए हो, तो वहां पे इस प्रकार से सैंपलिंग बेसिस पर जांच करना अति आवश्यक हो जाता है। सरकार ने उसकी भी पूरी योजना बना ली है। पूरी तरीके से सरकार इस सिचुएशन के नियंत्रण में है। अरविंद केजरीवाल जी ने हर चीज की खुद की मॉनिटरिंग, एक छोटे छोटे चीज की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से बस यही कहना है कि दिल्ली वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, कोरोना हारेगा, दिल्ली जीतेगी। ठीक है, उदित का एक सवाल ले ले, फिर जीवीएल में आपके पास आता हूं। अमेरिका के अलावा कई और देश भी भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मांग रहे हैं। क्या ये दवा वाकई में कोरोना के खिलाफ संजीवनी है? देखिए, मैंने तो संजीवनी का जिक्र पहले भी किया था। जीवीएल इसका जवाब दे दीजिए। आज वैसे भी हनुमान जयंती है। कोई डॉक्टर देंगे तो और उचित होगा। ये मलेरिया के क्यूर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस बार यूएस ने खासकर कई देशों ने, क्योंकि इसका कोई कोरोना का कोई इलाज है ही नहीं, इसको सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, काफी हद तक इसकी सिवियरिटी को एड्रेस करने के लिए लोगों ने इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उचित माना है। यह हमारे पास पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं, हम देश विश्व के 70% प्रोडक्शन हम करते हैं, इसका एक्सपोर्ट हम करते हैं, करना ही होगा। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी है एक्सपोर्ट का। हम एक महीने में 14 करोड़ लोगों के लिए 1 साल की जितना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जरूरत है, उतना हम 1 महीने में उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए जो अफवाहें चला रहे हैं कि ये हमारे लिए कम पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। हम पड़ोस के देशों में और विश्व के कुछ बड़े देशों में जिनकी जरूरत है, उनको भी हम एक्सपोर्ट करके एक तरह से हम एक्सपोर्ट की इनकम भी अर्न करेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि जिस चीज में हमने महारत हासिल की, जिस चीज में हमने महारत हासिल की, जिस चीज दवाई बनाई, जिस चीज की हमने दवा दी, और वही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, वही रात को कहते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं फॉक्स न्यूज को, टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो ये कहते हैं कि नहीं, मोदी इज अ वेरी नाइस मैन एंड मोदी इज अ वेरी बिग मैन, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दवाई जो है कहां से आ रही है। और इंडियन कंपनीज कह देती हैं हम तो रातों रात जो है इसका जो उत्पादन है वो देखने लाखों टन में कर सकते हैं। एक वीडियो सवाल ले लेते हैं आशीष का। अलग अलग तरह के मास्क पहने लोगों को देखा है। कोरोना से बचाव के लिए कौन सा मास्क कारगर है? क्या घर पर बनाए गए मास्क कोरोना से बचाव के लिए कारगर हैं? क्या घर का मास्क कारगर है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की आप कम से कम 6 फीट की दूरी से रहें, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस आदमी को भी खांसी है, बुखार है, उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर आप घर में हैं तो कपड़े वाला मास्क इज गुड इनफ। अगर आप कहीं बाहर हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी संक्रमण वाले मरीज से मिलते हैं तो वहां पे N95 लगाना जरूरी है। जाहिर सी बात है। अब जाते जाते मैं ये कहूंगा भारद्वाज साहब, या फिर यूं कहूं कि श्री कृष्ण भगवान, कि इस वक्त कर्म
जो है होता क्या है और कर्म की भूमिका क्या है वो शायद हर व्यक्ति समझ रहा है, और घर पे बैठ के वो ये कह रहा है कि शायद मैं कर्म कर रहा हूं, फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं। तो उन्हें क्या कहेंगे सर गीता के संदेश के माध्यम से? मैं यही कहूंगा, देखिए आज मैं इसको धर्म से इस तरह से जोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये धर्म की परिस्थिति नहीं है। ये धर्म से और सारे मजहबों के परे जाकर एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इसमें हम धर्म के तत्वों को ले लें, और आज इतना ही मैं कहूंगा, जैसे सेतु एक बन गया था अनुशासन से, उसी प्रकार से आज का कर्म प्रत्येक व्यक्ति का होगा इस समाज के अनुशासन। जो हर पैनलिस्ट कह रहा है, अनुशासन नहीं करेंगे हम, अनुशासन से अगर हम लोग बिहेव नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, तो कोरोना के ऊपर हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो जितने लोग भ्रामक कल्पनाएं और भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, जिसके कारण समाज के कुछ घटक जो है वो हमारे सेवा कर्मी जो है, जो कि कर्मयोगी हैं मेरे लिए, जो आज हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर आपके घर में आ रहे हैं, उनको यदि हम मारेंगे, पीटेंगे और स्टोन पेल्टिंग करेंगे, पथराव करेंगे, तो फिर ये तो बुरा कर्म हुआ ना। और ये समाज के हित में नहीं, डराना भी पड़ेगा उनके। फिर नीतीश भाई उनको डराना भी पड़ेगा कि अगर उस तरीके से स्टोन पेल्टिंग करेंगे, इस तरीके से उत्पात मचाएंगे, तो फिर वानर सेना भी आ जाती है। क्यों मल्हार साहब? मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद अगर आप स्टोन पेल्टिंग करेंगे तो फिर श्री राम की और श्री कृष्ण की वानर सेना भी आ जाएगी मल्हार पांड्या जी, जिसका आपने बोल निभाया था। बिल्कुल आ जाएंगी। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हमें हर तरीके का उपयोग करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये देश के हित के लिए है, देश की जनता के लिए है। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो लोग अपनी जान पे खेल के आपके घरों में आ रहे हैं, आपको चेक करने आ रहे हैं, आपकी हेल्थ को चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनका आदर कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, और इस तरह की हिंसा ना करें, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही हम सबको पता है कि हमें मास्क लगा के बाहर निकलना है, हो सके तो आप हैंड ग्लव्स भी पहन के बाहर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके ऊपर आप मुकाम पार किया, या फिर यूं कहीं कि एक मुकाम क्रॉस किया, हम चाहते तो उस मुकाम में ही अटक सकते थे, उस मुकाम में गुम हो सकते थे। हम उसी मुकाम को ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का भले हम सेकंड पार्ट कहें, या फिर हम कहें कि उन हॉटस्पॉट्स को सिर्फ चिन्हित करना, जो कि कुछ एक है, उन हॉटस्पॉट्स का मतलब ही सिर्फ इतना है कि ताकि वहां से रैंडम सैंपलिंग की जा सके, टेस्टिंग की जा सके। तो कोई शंका हो, किसी तरीके का कोई सवाल हो, लगातार आप पूछते रहिए। आस्कजी जो है लगातार हम आपको हैशटैग देते रहे हैं 98118933 पर, लगातार वीडियो संदेश भेजते रहिए। और कोशिश हमारी ये रहती है, जो जितने रेलेवेंट शख्स हों, जैसे कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, जीवीएल थे, तो तमाम वो शख्स आपके सामने ला सकें, ताकि आपकी शंका का निवारण जो है उसी तरीके से किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.